सभी को नमस्कार। आपका इस लेक्चर में स्वागत है। राष्ट्रीय आय का ये 7वां लेक्चर है। लगभग अब एक लेक्चर और लगेगा, ख़त्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा हो गया राष्ट्रीय आय वाला ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय भाग 7। इससे पहले 6 लेक्चर हमने राष्ट्रीय आय के कर लिए हैं। यदि किसी बच्चे ने नहीं किए हैं तो मुझे लग रहा है उसको ये 7वां लेक्चर समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये एक होल एज ए होल पढ़ना पड़ेगा हमें। ये सारा कॉन्सेप्ट एक साथ आप देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, तभी आपको समझ आएगा। तो भले ही आप लेट हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप कम से कम आपको ये राष्ट्रीय आय के पिछले 6 लेक्चर आपको ढंग से पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए हम आगे शुरुआत करते हैं। इसमें हम राष्ट्रीय आय निकालने की विधियां पढ़ेंगे। 3 विधि हैं और इस विधि में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जो अक्सर 4 या 6 नंबर का बोर्ड में आता है। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं एक 2 क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, और क्वेश्चन कराने के बाद आपको मेथड समझ आ जाएगा। इसके बाद आप किसी भी टेक्स्ट बुक से, किसी भी राइटर की हो, कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स के न्यूमेरिकल बहुत सारे दिए हुए हैं। उनको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यदि फिर भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन ठीक से नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल दें, क्वेश्चन लिख के डाल दें। फ़ोटो खींच के डालना आसान रहेगा, और अपना सॉल्यूशन डाल दें कि आप कैसे सॉल्व कर रहे थे इसे, कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए देन लेक्चर शुरू करते हैं। तो नेशनल इनकम 3rd, ये मैंने नोट्स में 3 चैप्टर्स में बांट ली ये यूनिट। तो राष्ट्रीय आय 1st, 2nd दोनों हमने कर लिए। अब राष्ट्रीय आय आकलन की विधियाँ यूनिट 3rd में हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो पहली विधि मूल्य उत्पाद विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड कि किसी चीज़ की हम कितनी मूल्य वृद्धि, शब्द से ही पता लग रहा है कि हमने उसकी कितनी मूल्य वृद्धि की है। अभी आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे भी। तो पहले इसकी परिभाषा की बात कर लें हम। उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष के दौरान एक अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के रूप में राष्ट्रीय आय को मापती है। मूल्य वृद्धि के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल पहले भी बात हो गई थी, यहाँ और क्लियर हो जाएगी बात आपको। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रत्येक उत्पादक अपने उत्पादन के दौरान कितना मूल्य में वृद्धि करता है, ये कहलाती है मूल्य वृद्धि या उत्पाद विधि। उत्पादन के कारण उपयोगिता का सृजन होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, हमारी लाइफ में भी काम करती है ये लाइन। उपयोगिता के कारण, उत्पादन के कारण उपयोगिता का सृजन होता है। उपयोगिता, यूटिलिटी। समझते हैं इसके बारे में कुछ। कोई चीज हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, वो वस्तु का, उस वस्तु का वह गुण जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, वो उपयोगिता कहलाता है। और हम जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के पैसे देते हैं, वो उपयोगिता के ही पैसे देते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा सुना होगा, अखबार में लोग बात करते हैं कि जी देखो, महाराष्ट्र में प्याज फलानी मंडी में 50 पैसे किलो बिक रहा है। 50 पैसे, समझ रहे हैं आप, 1 रुपये से भी कम
रेट में बिक रहा है। और हमारे यहाँ देखो जी, गली में प्याज वाला 20 रुपये किलो बेच रहा है। कितना गड़बड़ है जी, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ है ना। कितना लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। नहीं बेटा जी, ये भ्रष्टाचार नहीं है। आपको किसी ने रोका थोड़ी है कि महाराष्ट्र चले जाओ और 50 पैसे किलो प्याज ले आओ। जाएंगे आप महाराष्ट्र? नहीं जाएंगे। आप किससे प्याज लेंगे? जो आपकी गली में प्याज 20 रुपये किलो बेच रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो ठेली पे आपकी गली में ठेली वाला प्याज बेच रहा है, ये आपके लिए उपयोगी है। उपयोगिता यहाँ से मिल रही है। वो प्याज आपके घर के दरवाजे पे सर्व कर रहा है, वो सर्विस की उपयोगिता के पैसे दे रहे हैं आप। वो प्याज कहाँ बेच रहा है? महाराष्ट्र की नासिक की मंडी में, थोक मंडी में। वहाँ तक जाना आना, है ना, ये आपके लिए एक बड़ा ही सिरदर्द भरा काम हो जाएगा। इसलिए 50 पैसे किलो रेट होते हुए भी आप 20 रुपये किलो प्याज खरीद रहे हैं। क्यों? उस प्याज की उपयोगिता है। आप अपने घर से निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की, है ना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो अभी तो नहीं, लेकिन आप अपनी जीवन में पहले, लॉकडाउन से पहले देखते थे कहीं समोसे बन रहे हैं, कहीं ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, कहीं आइसक्रीम बिक रही है, कहीं कोल्ड ड्रिंक बिक रही है ना, कहीं जूस बिक रहा है। आप सभी चीज़ें तो खरीदते नहीं चले आते। मान लीजिए आप घर से बिल्कुल खाना खा के आए हैं और मैं कहूँ चलो बेटा जी होटल पे खाना खा लो, और ये होटल वाला 50 रुपये में खाना खिलाता है, इसके बजाय आज ये 20 रुपये में ही खिला देगा। आप 20 रुपये में भी नहीं खाएंगे। घर से पानी पी के आए हैं, प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूँ जी ये पानी की बोतल जो 20 रुपये की बिकती थी अब 10 रुपये की दे रहे हैं आज हम, खरीद लो। आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको ना प्यास है ना अभी ज़रूरत है पानी की। आपको पता है थोड़ी देर बाद घर चला जाऊँगा, घर जाके फिर ही पी लूँगा पानी अपने घर में। और आपको गर्मी में मान लीजिए आप चल के आ रहे हैं और अभी आपका घर बहुत दूर है और वो आसपास कोई दुकान नहीं है और एक दुकान है वो पानी ले रहा है और वो पानी 20 के बजाय 25 रुपये का दे रहा है, तब भी आप 25 रुपये दे देंगे। तो आप पानी के पैसे नहीं दे रहे। पैसे कहाँ के दे रहे हैं कि वो पानी आपके लिए कितना उपयोगी है। तो हम जो पेमेंट करते हैं वो उपयोगिता का करते हैं। यहाँ उत्पादक क्या कर रहे हैं? जैसे तांबा है, तांबा या लोहा खादान में पड़ा है, खान में पड़ा हुआ है, दुनिया भर का पड़ा है, कच्चा लोहा है, कोई उपयोगिता नहीं है। हमारे लिए क्या है? वो जीरो है। हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, हम उसका कोई पैसा नहीं देंगे। लेकिन वो उत्पादक क्या कर रहा है? उसको कच्चे लोहे को अपनी फैक्ट्री में लाता है, अयस्क बोलते हैं उसको। अयस्क को, लोहो के अयस्क को अपनी फैक्ट्री में लाता है, उस ओर को प्योरीफाई करता है, लोहे की सरिया बना देता है। उस सरिया का आपके घर में लेंटर पड़ रहा है, उपयोगी है, तो आप सरिया के पैसे देंगे। तो उत्पादक क्या कर रहा है? उसने जो खान में कच्चा लोहा पड़ा था, अयस्क पड़ा था, उसको लोहे की सरिया में बदल दिया। तो उसने उस लोहे की उपयोगिता बना दी, वरना वो कैसा था? अनुपयोगी था। तो देन, क्योंकि कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में रूपांतरित किया जाता है, यही मैं आपको बता रहा था, आपको समझ आ गई होगी बात। इस उपयोगिता सर्जन को मूल्य वृद्धि कहते हैं। ये जो उपयोगिता का सर्जन हुआ है इसी को मूल्य वृद्धि कहते हैं। किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्टि करने का गुण उपयोगिता कहलाता है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये उपयोगिता की डेफिनेशन हो गई। क्लियर हो गई बात? देन मूल्य वृद्धि विधि। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। NNPFC पढ़ा था, हैं, और GDP-MP पढ़ा था। 8 पढ़ी थी ना ये, GNP-MP, NDPFC और बहुत सारे पढ़े थे। हम यहाँ केवल एक निकालेंगे, हमेशा क्या निकालेंगे? GDP-MP। GDP-MP को फिर हमसे जो भी क्वेश्चन में पूछा है, NNPFC पूछा है, राष्ट्रीय आय पूछा है, GNP-MP पूछा है, ये कोई से भी पूछ लें, फिर तो हम चेंज करना हम जानते हैं।
तो तीनों फॉर्मूलों में एक जैसी समानता बनाए रखने के लिए हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले कौन से याद करने हैं, जिनसे जीडीपी एमपी निकलता है। ये जीडीपी एमपी इस उत्पाद विधि में वैल्यू एडिड मेथड, इसलिए इसको हम जीडीपी एमपी को GVA एट एमपी भी कह देते हैं। इसको मैं नाम पढ़ूं ग्रोस वैल्यू एडिड एट एमपी, यहाँ से ले लो आप वैल्यू एडिड, जी से ग्रोस हो गया, वी से आपका बन गया, इससे बन गया वी और इससे बन गया ए, तो वो बन गया क्या, GVA एट एमपी। कैसे निकालते हैं इसको निकालने की हम विधि की बात करें तो इसको निकालने का हमारे पास तरीका है, फॉर्मूला हो गया GVA एमपी, इसको कंफ्यूज मत होना, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ GDP एमपी। तो आपको पेपर में GDP एमपी लिखा मिल जाए, GVA एमपी लिखा मिल जाए, एक ही बात है। यहाँ VA का मतलब वैल्यू एडिड, यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला हुआ GDP एमपी या GVA एमपी का उत्पाद का मूल्य, टोटल कितने रुपए का, कितने मूल्य का उसने प्रोडक्शन किया, माइनस मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजप्शन, कितना उसका बीच में खर्चा आ गया, वो निकाल लो तो GDP एमपी या GVA एमपी निकल जाता है। उत्पाद का मूल्य कैसे निकालते हैं, उत्पादन के दौरान कुल बिक्री कितने की हुई प्लस स्टॉक में परिवर्तन। ठीक हो गई बात। बिक्री निकालने के लिए हम क्या करें, कितनी इकाइयां बनी, क्वांटिटी कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ गुना किस रेट में बिकी। ठीक है, Q इंटू आर, आगे न्यूमेरिकल करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालते हैं भाई, पिछले ये फाइनेंशियल ईयर है, जो लेखा वर्ष है, उसके 1 अप्रैल को जब शुरू हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उस समय कितना स्टॉक था, उसमें से जो पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च में हमारे गोडाउन में कितना माल बचा वो माइनस कर दो, तो वो जो भी माइनस का आंसर आया या प्लस का आया वो आपका चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, और इसको हम ये डेल्टा का साइन होता है बेटा जी, इसको बोलते हैं, ये जो बना रखा है मैंने ट्रायंगल टाइप, ये कहलाता है डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज इन स्टॉक, तो इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू फाइनल स्टॉक माइनस इनिशियल स्टॉक। एक फॉर्मूला और है कि GDP एमपी बराबर प्राथमिक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि, है ना, 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधी, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन संबंधी, तृतीयक क्षेत्र में सेवा संबंधी। 3 ही तो क्षेत्र होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स में। तो द्वितीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि और तृतीयक क्षेत्र में सकल मूल्य वृद्धि। तो ये 2 फॉर्मूले हो गए, इसमें मेन रूप से हमारा यही वाला फॉर्मूला ज़्यादा काम करता है ना। ये तो केवल सीधे सीधे तीनों क्षेत्रों की सकल मूल्य वृद्धि को जोड़ देने वाला काम है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। बाजार कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इसको पहले थोड़ा सा हमें अपने हिसाब से क्वेश्चन को मॉडिफाइड करना है। निवल ये वह है बेटा जी, है ना, निवल शब्द है ये, निवल नहीं होता, निवल होता है। ये PDF बनती है, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। निवल मीन्स नेट, तो एन मूल्य वृद्धि वैल्यू एडिड VA बाजार कीमत एट MP। ठीक हो गई बात। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, NVA एट MP, या इसको हम कह सकते हैं NDP एट MP।
ये तो टर्म पड़ी हुई हो गई, दोनों एक ही बात है बेटा जी। इसका मतलब मैं ये निकाल दूं तो ये बन जाएगा, और ये ही हमसे पूछा है। और मैंने आपको बताया हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्या निकालूं मैं। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल हो, आपको क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। ऐसे न्यूमेरिकल्स में जीडीपी एमपी को एनडीपी एमपी में हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है जी। जीडीपी एमपी, अब मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो सबसे पहले क्या निकाल लूं बेटा जी, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, अभी हमने यहाँ पढ़ा, ये वाला, उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पाद का मूल्य थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, चलिए, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये फॉर्मूला था ना। हाँ, देख लीजिए दोबारा से, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला। इनको मैं अभी थोड़ी देर के लिए अब इनको हटा देता हूँ, जिससे हम दोबारा से काम कर सकें। चलिए जी, ये उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती। उत्पाद का मूल्य कैसे निकालते हैं बेटा जी, उत्पाद का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना है, उत्पादन वर्ष के दौरान कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। चलिए, तो इसमें सीधा सीधा उत्पाद का मूल्य कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। मध्यवर्ती लागत हो गई, इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई, ये वाली चीज़ हो गई मेरे पास। स्टॉक में परिवर्तन और उत्पादन बिक्री इकाई, उत्पादन प्रति इकाई कीमत, आयात शुल्क, अचल पूंजी का उपभोग। अचल पूंजी का उपभोग क्या होता है बेटा, पहले मैंने बताया था आपको, डैप होता है, डेप्रिसिएशन, है ना। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। तो उत्पाद का मूल्य हमें सीधा सीधा नहीं दे रखा, तो इसको थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। उत्पाद का मूल्य क्या, उत्पादन वर्ष के दौरान कुल बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसका मतलब फॉर्मूला हो गया हमारा, उत्पादन वर्ष में बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ये दोनों तो इसके पार्ट हो गए ना, उत्पाद का मूल्य, और फिर आगे लिख दूं माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए जी कैसे कैसे करेंगे इसको। उत्पादन वर्ष में बिक्री, उत्पादन बिक्री ब्रैकेट में लिखा है इकाई, इसका मतलब 750 यूनिट्स इकाई बेची हैं उसने, और प्रति उत्पादन इकाई की कीमत कितनी दे दी, 40 रुपये। तो कुल बिक्री कितनी होगी, जैसा मैंने इसमें बताया था। अच्छा, मैंने अब वो मिटा दिया। बिक्री को कैसे करें हम, कुल कितना उत्पादन हुआ, क्वांटिटी इनटू रेट। तो हम क्या करें, क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी इकाई का उत्पादन हुआ, 750, गुणा प्रति इकाई उत्पादन 40, है ना। बहुत ज़्यादा फॉर्मूले में घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। 750 यूनिट ही तो बेची, 750 आइटम बेच दिए उसने, है ना। मान लीजिए ये कुछ भी था, दूध ही था, है ना, दूध का उत्पादन ही था। कुल कितने किलो दूध बेचा उसने, 750 किलो। 1 किलो दूध की कितनी कीमत थी, 40 रुपये। तो कुल कितनी बिक्री हुई, 750 गुना 40। चलिए, ये हो गई आपकी उत्पादन की बिक्री, प्लस स्टॉक में परिवर्तन सीधा सीधा इसने दे दिया 1000, माइनस मध्यवर्ती उपभोग इसने दे दिया 10,000। इसको सोल्व कर लीजिएगा बेटा। ये हो गया 0 0 फिर 0 और 30,000 प्लस 1000 माइनस 10,000, ये हो गया बेटा जी 21,000, सॉरी, है ना।
यदि यहाँ ऊपर लिखा होता करोड़ तो आप भी यहाँ लिख देते फिर करोड़। जो भी ऊपर यूनिट लिखी होती है वो यूनिट लिख दोगे। पहले ऊपर कहीं इस क्वेश्चन में रुपए शब्द का इस्तेमाल है तो आप रुपए का सिंबल लगा दोगे। तो जीडीपी एमपी कितना आ गया हमारा? 21,000 करोड़। सिंपल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है, ध्यान रखनी है चीज़ें सारी। हमसे जीडीपी एमपी तो पूछा ही नहीं, हमने तो वैसे ही निकाला है, क्योंकि हमें पता है हम सब फॉर्मूले में जीडीपी एमपी निकालते हैं। यदि इसमें केवल जीडीपी एमपी पूछा होता तो यहीं क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। पूछा क्या है? एनवीए एमपी मीन्स एनडीपी एमपी। तो मैं इसको क्या लिख दूं? एनवीए एमपी बराबर एनडीपी एमपी, एक ही बात है, बराबर जीडीपी एमपी मेरे पास है, इसको इसमें चेंज करना है। ग्रोस को नेट में ले आओ बेटा जी, ऐसे होगा ना, ग्रोस से नेट। क्या कर दूं? बोलो, माइनस डेप। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट कोई चेंज नहीं है, एमपी से एमपी, सब कुछ ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ जाऊं। एन वी ए एट एम पी बराबर जीडीपी एमपी कितना आया था मेरा? 21,000 करोड़। 21,000 माइनस डेप, ये 6 नंबर पे अचल पूंजी का उपभोग कितना बेटा? 3,000। तो एन वी ए एट एम पी बराबर रुपए कितने हुए? 18,000 करोड़ या लाख करोड़, जो भी ऊपर क्वेश्चन में लिमिट लिखा हुआ है यूनिट, वो ही आपको लिख देनी है। और ये इसका आंसर हो गया बेटा जी। 6 नंबर का काम है, कर सकते हैं, इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जब एक दो बार अपने पेन से खुद करके देखोगे समझ आ जाएगा। क्लियर? कौन सी विधि पढ़ रहे हैं हम? मूल्य उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि। न्यूमेरिकल कर लोगे, कई बार न्यूमेरिकल के ना दे करके ये पूछ लेते हैं उत्पाद विधि संबंधी सावधानियां बताइए। एक बार फिर मोटा मोटा सा पढ़ लेते हैं। पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके मूल्य में उस वर्ष की राष्ट्रीय आय में ही शामिल कर लिया जाता है जिसमें इनका उत्पादन हुआ था। ठीक है, हमने कबाड़ी को कोई वस्तु बेची, आपने एक साइकिल 4 वर्ष पहले ख़रीदी थी, है ना, 2,000 रुपये की। आज कबाड़ी को आपने 400 रुपये की बेची, तो वो 400 रुपये मूल्य वृद्धि विधि में, इस विधि में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो कुल उत्पादन 3,000 रुपये जो मूल्य वृद्धि हुई थी, 3,000 में कितनी हुई थी, क्या हुई थी, वो सब पहले कैलकुलेट हो चुका है। वो 4 साल पहले जब आपने साइकिल खरीदी थी तभी वो जीडीपी में काउंट हो गया था। तो पुरानी वस्तुओं की बिक्री कभी भी काउंट नहीं होती है। नंबर 2, सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आगे क्वेश्चन में आएगा हमारे पास, तो हम वहाँ भी देखेंगे। एक किसान ने मान लीजिए 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, उसमें से 4 क्विंटल गेहूं उसने अपने पास रख लिया। किस लिए? उसका परिवार भी तो है, पूरे वर्ष पर उसे भी तो अनाज खाना है। तो उसने क्या किया? 4 क्विंटल स्वयं उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए अपने घर में रख लिया। तो ये क्या कर लिया? स्वयं उपभोग। और 6 क्विंटल उसने बाजार में बेच दिया, इसकी कर दी बिक्री। तो जीडीपी में कितना शामिल होगा? 10 क्विंटल, सारा ही शामिल होगा, क्योंकि ये यदि उत्पादन ना करता तो बाजार से खरीदना पड़ता ना, इसको भी 4 क्विंटल तो अपने घर के खाने के लिए तो खरीदना ही पड़ता, तो इसलिए सारा ही शामिल होगा, 10 के 10 क्विंटल। यही कह रहा है, सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल किया जाता है। उदाहरण, किसान द्वारा गेहूं का उत्पादन, जो मैंने आपको ये समझाया है। ऐसे ही आप अपने मकान में रह रहे हैं तब भी मकान किराया जीडीपी में काउंट होगा।
यदि आपके पास अपना मकान नहीं होता तो कहीं किराए के मकान में 10 या 20 हज़ार रुपये महीना रहते तो तब भी तो आप किराया देते, तो उस समय किराया आप नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका अपना मकान है। तो आपके मकान ने, इसका मतलब आप कहीं बाहर 10 हज़ार रुपये महीना पर रहते तो आपके मकान ने 10 हज़ार रुपये पर महीना या 1,20,000 रुपये उस लेखा वर्ष में एक कह सकते हैं आप उत्पादन किया है, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। मकान मालिक द्वारा खुद के मकान में रहने पर स्व आरोपित किराया बोलते हैं इसे। मध्यवर्ती वस्तुओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य तो माइनस हो ही जाता है, फॉर्मूले में ही हमने देखा, माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ये शामिल नहीं होगा क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं का अंतिम मूल्य वस्तुओं के मूल्य में शामिल होता है। ये अभी समझेंगे हम। जिन मकानों में मकान मालिक खुद रह रहे हैं उनका भी आरोपित किराया शामिल किया जाता है, मैंने आपको समझा दिया है ना। स्व उपभोग सेवाओं को मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनके बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। स्व उपभोग सेवाएं कौन सी होती हैं बेटा? स्व उपभोग सेवाएं होती हैं जैसे आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, सर्विस दे रही है ना, किचन में खाना बनाती है, वो कहलाती है स्व उपभोग सेवाएं। इनको शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका बाजार मूल्य का अनुमान लगाना कठिन होता है। आपकी मम्मी ने आपके लिए जो खाना बनाया है, आपको जो खाना खिलाया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप कह सकते हैं जी जैसा खाना मैं एक टाइम में खाता हूँ ऐसा खाना बाज़ार में 100 रुपये में 50 रुपये में मिल जाता है तो इसकी कीमत भी 50 रुपये ही मान लो। नहीं बेटा जी, ऐसा संभव नहीं है। आपको 11 बजे भी कुछ खाने को चाहिए, आप कह देते हैं मम्मी भूख लग रही है कुछ खाने को दो, है ना। पढ़ते पढ़ते आप 11:30-12 बजे उठे, मम्मी एक गिलास दूध ही दे दो, मम्मी आपको दे देती है ना। आप बाज़ार में होटल वाले को जाके कहें, जिसने 10 बजे 11 बजे होटल बंद कर दिया, 12 बजे जाके कहें कि भाई मुझे खाना बना के दे दे, वो बना के देगा? नहीं बना के देगा। तो आपकी मम्मी आपको खाना बना के देती हैं, जो क्वालिटी देती हैं, जो स्नेह देती हैं, जो प्यार से खाना बनाती हैं, उस चीज़ की कीमत नहीं आंकी जा सकती। वो बेशकीमती है, उसका कोई मूल्य नहीं है कि जिस प्यार से स्नेह से आपके लिए खाना बनाती हैं। तो इसलिए इनका मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इनका बाजार मूल्य लगाना कठिन होता है। आया काम कर रही है, 10,000 रुपये मान लीजिए किसी घर में लेती है, वो आप पूरे महीने खाना बनाती है, लेकिन आया खाना तो बना देगी। हो सकता है आपकी मम्मी से भी ज़्यादा अच्छा खाना बना दे, लेकिन वो स्नेह, वो प्रेम, वो चीज़ें आया नहीं दे सकती जो आपकी मदर दे सकती है। तो गृहिणी द्वारा सेवाओं का मूल्य, है ना। आपके पापा आपको बाज़ार ले जाते हैं, आपकी चीज़ों, जब चीज़ आपको चाहिए बाज़ार से ला के देते हैं। आपका छोटा भाई है, उसको मम्मी भेज देती है या आपको भेज देती है मम्मी कि भाई बाज़ार से जाके 2 किलो चीनी ले आ, ख़त्म हो रही है, या दूध ले आ 1 किलो ख़त्म हो रहा है। आप लेके आते हैं, तो वो जो काम कर रहे हैं उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है वो फ्री का है, लेकिन उसकी कीमत का कोई बाजार मूल्य नहीं है। इस तरह की सेवाओं का बड़ी बहन छोटे भाई को पढ़ा रही है, एक टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है, उसका मूल्य है, आंका जा सकता है बाजार मूल्य। लेकिन एक बहन अपने भाई को पढ़ा रही है, उस भाई को रात को 11 बजे भी मान लीजिए ज़रूरत पड़ी, किसी कोई प्रॉब्लम आ गई पढ़ते समय, वो बहन तब भी समझा देती। तो टीचर तो ऐसा नहीं कर सकता ना। तो जो बहन सर्विस दे रही है छोटे भाई को, जो सेवा दे रही है, उसका बाजार मूल्य नहीं हो सकता। इसके कारण इनकी मूल्य वृद्धि में शामिल नहीं किया जाता। अब इसमें आती है दोहरी गणना की समस्या। ये पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अभी 2020 के पेपर में भी आया था, है ना, एक सेट में आया है। यह समस्या तब उत्पन्न होती है जब कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक से अधिक बार कर ली जाती है। कैसे कर ली जाती है अभी समझते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अंतिम वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं में भेद करने में असफल होते हैं, है ना। हम ठीक से भेद नहीं कर पाते कौन सी वस्तु मध्यवर्ती है कौन सी अंतिम है,
क्योंकि एक ही वस्तु किसी के लिए अंतिम हो सकती है, किसी के लिए मध्यवर्ती हो सकती है। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं, है ना। दोहरी गणना की समस्या क्या होती है, ये परिभाषा हो गई, और एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। माना एक किसान ने 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 ही क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। उसने एक बेकरी वाला कौन सा, जो ब्रेड वगैरह बनाता है, बेकरी वाले को 400 रुपये में बेच दिया। क्लियर बात हो गई। कितना गेहूं उत्पादन किया, 1 क्विंटल किया, सुबह उपभोग के लिए, अपने उपभोग के लिए भी नहीं रखा, 400 रुपये में उसको बेच दिया। छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। और ये भी मान लिया हमने कि माना किसान का गेहूं की खेती पर कोई खर्च नहीं हुआ, तो इसका मतलब किसान का जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड, कितना हो गया, 400 रुपये। कितने की मूल्य वृद्धि कर दी किसान ने, 400 रुपये। क्यों, क्योंकि 400 में से क्या माइनस करते हैं, मध्यवर्ती लागत। मध्यवर्ती लागत हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं थी, खेती पर कोई खर्च नहीं है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने मान लिया एग्जाम्पल। तो इसका अर्थ हुआ किसान ने 400 रुपये की मूल्य वृद्धि की है। ठीक हो गई बात, क्योंकि किसान ने बेच दी वो वस्तु। किसान के लिए जब बेच दी उसने, अब उसकी उत्पादन सीमा से बाहर हो गई, इसीलिए बेची है, और बेच दी तो किसान के लिए वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अब बेकरी वाला क्या कर रहा है, पहले पूरी कहानी पढ़ लेते हैं। बेकरी वाले ने उस गेहूं से डबल रोटी बनाकर एक दुकानदार को 900 रुपये में बेच दी। क्या किया, वो गेहूं जो बेकरी वाले ने 400 रुपये में खरीदा था, उसको पहले आटा बनाया, पीसा, फैक्ट्री में जो भी प्रोसेसिंग होती है, और उससे ब्रेड बना ली। और ब्रेड बना के ब्रेड बेकरी वाला किसको बेचेगा, दुकानदार को। दुकानदार को बेच दी 900 रुपये में। इस स्थिति में बेकरी वाले के लिए डबल रोटी अंतिम वस्तु है, क्योंकि उसकी उत्पादन सीमा से बाहर होगी। अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु हमने पढ़ी थी पहले, परंतु यही डबल रोटी दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु है। क्यों, दुकानदार क्या कर रहा है, उसको आगे बेच रहा है। दुकानदार डबल रोटी के पूरे स्टॉक को 1000 रुपये में अंतिम उपभोक्ताओं को बेच देता है। शाम तक दुकानदार ने वो 900 रुपये की जो डबल रोटी बेकरी से खरीदी थी, 1000 रुपये में ग्राहकों को बेच दी। आपके जैसे लोग दुकान पे गए और अपना कोई 40 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 20 रुपये वो ब्रेड खरीद के शाम तक उसने वो स्टॉक ख़त्म कर दिया, और पूरा स्टॉक कितने रुपये में बेच दिया, 1000 रुपये में। इस पूरी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि एक उत्पादक का अंतिम उत्पाद दूसरे उत्पादक द्वारा कच्चे माल या मध्यवर्ती उपभोग के रूप में उपयोग किया जाता है। कैसे कि किसान का अंतिम उत्पाद गेहूं था, जो उसने 400 रुपये में बेचा, लेकिन ये गेहूं बेकरी वाले के लिए मध्यवर्ती उपभोग था। बेकरी वाले के लिए डबल रोटी अंतिम उत्पाद था, लेकिन यही ब्रेड दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु थी। और मध्यवर्ती दुकानदार के लिए ये जो उस ब्रेड उसने बेची मध्यवर्ती वस्तु थी, उसको उसने अंतिम उपभोक्ताओं को बेच दिया। ये अंतिम उपभोक्ताओं को जाने के बाद अंतिम वस्तु बन गई, क्योंकि यहाँ अंतिम उपभोक्ताओं ने उनका उपभोग कर लिया। तो यहाँ हम अब इस क्वेश्चन में हम जीडीपी का अनुमान निकालना चाहें तो भाई किसान ने कितनी मूल्य वृद्धि करी, 400 रुपये। बेकरी वाले ने कितनी मूल्य वृद्धि करी, 900 रुपये। 900 की ब्रेड बेची थी, और दुकानदार ने कितने की बेची, 1000 रुपये। टोटल कितना हो गया बेटा जी, 2300 रुपये। तो यहाँ हम यदि हम जीडीपी का ऐसे मोटा मोटा सा अनुमान करेंगे तो कितने की जीडीपी आ जाएगी, 2300 रुपये की। ये गलत है। इससे गलती से बचने के लिए 2 उपाय हैं। हमारी जीडीपी 2300 नहीं हो सकती। अब ऐसे निकालेंगे तो 2300 ही होगी। अब हम क्या करें, पहली विधि है ना, दोहरी गणना से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या क्या है ये समझ आ गई कि हम मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं में भेद नहीं कर पाते, और कुछ निश्चित वस्तुओं के मूल्य की गणना एक से अधिक बार हो जाती है। तो पहली विधि, दोहरी गणना से बचने के उपाय में पहली विधि है अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल प्रोडक्ट विधि। इस विधि में हम क्या करें, इस विधि में एक लेखा वर्ष में केवल उन्हीं वस्तुओं पर विचार किया जाता है जिनके कारण या तो अंतिम उपभोग व्यय या निवेश होता है। या तो अंतिम उपभोग जो खर्च हुआ है
उसको या निवेश, केवल इन दो चीज़ों को काउंट करें, बाकी किसी को भी काउंट ना करें। जैसे अब इसको इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। किसान द्वारा उत्पादित गेहूं भले ही किसान के लिए अंतिम वस्तु था, परंतु बेकरी के लिए मध्यवर्ती वस्तु था, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 400 रुपये क्या करें, काउंट ना करें। क्यों? उसका मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार बेकरी द्वारा बेची गई ब्रेड भले ही बेकरी वाले के लिए अंतिम वस्तु थी, परंतु दुकानदार के लिए कैसी वस्तु है, मध्यवर्ती। बेकरी वाले ने कितने रुपए में बेची थी, 900 रुपये में, लेकिन दुकानदार के लिए कैसी वस्तु है, मध्यवर्ती। इसको भी छोड़ दो। अतः उनका मूल्य भी जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। अंत में दुकानदार द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को बेचा गया स्टॉक जिसका मूल्य 1000 रुपये है, उसे ही शामिल किया जाएगा। इसे क्यों शामिल करेंगे? क्योंकि जब दुकानदार बेच रहा है तो दुकानदार के लिए भी अंतिम वस्तु है, और उपभोक्ता जो खरीद रहा है क्योंकि उसने उपभोग कर लिया तो उसके लिए भी अंतिम वस्तु है, क्योंकि यही अंतिम उपभोग व्यय है। अंतिम उपभोग व्यय किसने किया, उपभोक्ता ने किया, और उसने पैसा खर्च करने के बाद उपभोग कर लिया। और कुल कितना पैसा खर्च किया उसने, 1000 रुपये। तो जीडीपी कितनी होगी बेटा जी, 1000। तो केवल अंतिम उपभोग व्यय या अंतिम निवेश को ही काउंट करें तो पहली विधि होगी अंतिम उत्पाद विधि, कि हम जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट है उसी का मूल्य हम काउंट करें, बीच के इंटरमीडिएट को छोड़ दें। दूसरी विधि मूल्य वृद्धि विधि, कि भाई मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडिड, जो जैसा इस मेथड का नाम भी है। दो ही नाम थे ना, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि। उत्पाद विधि कहाँ से आई, यहाँ से शब्द लिया था हमने अंतिम उत्पाद विधि से। और मूल्य वृद्धि विधि क्या है ये समझते हैं, इसीलिए इसका नाम उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि कहलाती है। देश के प्रत्येक उत्पादक इकाई के उत्पाद के मूल्य तथा मध्यवर्ती मूल्यों की गणना के अंतर को मूल्य वृद्धि कहते हैं। मैंने बताया था ऊपर जब मूल्य वृद्धि की बात कर रहे थे तो कैसे निकालते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, तो आप समझ लीजिएगा। तो उत्पादक इकाई के उत्पाद के मूल्य, भाई कितने का उत्पाद उसने उत्पादन किया है, उसमें से मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य माइनस कर दो तो इसका अंतर कहलाता है। इसका अंतर निकाल लें हम, वो ही जीडीपी होगा। इस विधि को हम कहेंगे मूल्य वृद्धि। अतः देश की घरेलू सीमा के अंदर सभी उत्पादक इकाइयों द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का जोड़ घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल इस विधि से कैसे निकालें वो देखते हैं। यदि हम जीडीपी ज्ञात करें तो किसान द्वारा मूल्य वृद्धि, किसान ने कितनी मूल्य वृद्धि करी बेटा जी, 400 रुपये की। मध्यवर्ती लागत, ये बेटा शब्द थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं, पीडीएफ हिंदी की जब पीडीएफ कन्वर्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ये मध्यवर्ती लागत है। मध्यवर्ती लागत कितनी थी, 0, क्योंकि हमने ऊपर एग्जाम्पल में पढ़ा था, हमने मान लिया था कि किसान का खेती पर कोई खर्च नहीं है। चलिए जी, तो किसान द्वारा मूल्य वृद्धि कितने की हो गई, उत्पादन 400 का, मध्यवर्ती लागत माइनस करनी थी हमें, माइनस करने के बाद कितनी बच गई, 0 माइनस किया 400 रुपये, एक फिगर। इसी प्रकार बेकरी ने कितनी मूल्य वृद्धि कमाई, कितनी मूल्य वृद्धि की, बेकरी द्वारा बेचा गया ब्रेड 900 रुपये, कुल कितना उत्पादन किया बेकरी ने, 900 रुपये का। मध्यवर्ती लागत कितनी लगी उसकी, 400 रुपये। गेहूँ 400 रुपये का खरीदा था उसने, उसके लिए मध्यवर्ती था, तो 900 में से क्या माइनस कर दूँ, 400, 500 रुपये। तो ये हो गया बेकरी द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी होगी, 500 की। किसान द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी होगी, 400 रुपये की। इसी प्रकार दुकानदार द्वारा मूल्य वृद्धि कितनी होगी, दुकानदार ने कितने की बेची, बोलो, दुकानदार ने ब्रेड बेची थी 1000 रुपये की। मध्यवर्ती लागत खरीदी कितने की थी, कितने की लागत आई थी, 900 रुपये की। तो मूल्य वृद्धि कितनी हो गई, 100 रुपये। तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया सीधा सीधा, दुकानदार द्वारा ने कितनी मूल्य वृद्धि करी, 100 रुपये। तो तीनों मूल्य वृद्धि जोड़ लें हम, कौन कौन सी, 400,
500, 100, तीनों का हम यदि जोड़ कर दें कितना आ जाएगा? 1000। ठीक है बेटा जी। तो जीडीपी एमपी कितना हो गया? 1000। मूल्य वृद्धि विधि से भी 1000 रुपये आंसर आ रहा है। उत्पाद विधि से भी, अंतिम उत्पाद विधि से भी 1000 रुपये ही आंसर आया था, है ना। तो दरअसल सही आंसर 1000 रुपये। ये जो हम यहाँ निकाल रहे थे 2300 रुपये, ये गलत था। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका। इसके एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चन 6 नंबर में आपके पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन, कारक लागत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए। बेटा कारक लागत का मतलब हो गया एफसी, फैक्टर कॉस्ट। सकल का मतलब ग्रोस, वैल्यू एडेड। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है इसने GVA एट MP, या मैं अपनी भाषा में बात करूं तो GDP MP ही पूछा है। और ये अच्छी बात है कि हमसे GDP MP पूछा और हम हमेशा निकालते भी क्या हैं? GDP MP। चलिए जी, अब इसको निकालने के लिए फिर वहीं से वही क्वेश्चन हो गया है कि GDP MP का पहले मैं फॉर्मूला लिखूं तो उत्पाद की बिक्री माइनस स्टॉक में परिवर्तन प्लस स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इन दोनों को इकट्ठे रूप से क्या लिख रहे थे हम पहले? उत्पाद का मूल्य। और उत्पाद का मूल्य क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ इसीलिए हमने ये चीज़ें लिख ली। अब देखिए जी, उत्पाद की बिक्री जैसे पहले की थी हमने, सीधे सीधे कहीं नहीं लिखी हुई इसमें, है ना। तो हम कहाँ से उठाएं? उत्पादन की इकाई बिक्री, कीमत प्रति उत्पादन इकाई। तो उत्पाद की बिक्री कितनी हो जाएगी बेटा जी? ये वाली चीज़ 1000 गुणा 30। क्यों? क्वांटिटी इंटू रेट, प्लस स्टॉक में परिवर्तन। देखो इसमें कहीं दे रखा है क्या? ये मूल्यह्रास तो वही डैप हो गया बेटा। मध्यवर्ती लागत इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गई है। प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक, प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन शुल्क, बिक्री कर नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता है चेंज इन स्टॉक या स्टॉक में परिवर्तन इन दोनों से भी निकलता है। कैसे निकलता है इसको मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो क्या करूँ? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ये फॉर्मूला था ना स्टॉक में परिवर्तन का, है ना। ये फॉर्मूले सारे आप एक जगह लिख लोगे एक कॉपी में और 2-4 बार रिवाइज करोगे तो फिर टिप्स पे आ जाएंगे, फिर फटाफट हो जाएगा काम। अंतिम स्टॉक कितना हो गया बेटा? अंतिम स्टॉक 3000 माइनस प्रारंभिक स्टॉक 2000 माइनस, तो ये हो गया उत्पाद की बिक्री, ये हो गया स्टॉक में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कॉस्ट, ये आ गई 12000। ठीक है जी। कितना हो गया बेटा? 30,000 प्लस 3,000 माइनस 2,000 1,000 माइनस 12,000। तो GDP-MP बराबर हो गया आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 19,000। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया,
इसको हमने जब चेंज किया था बेटा तो क्या बना था ये बना एफसी पे पूछ रहा है ना। कारक लागत का मतलब एफसी था ना, तो ये हो गया GVA एट एफसी, इसका मतलब GDP एट एफसी। और मैंने क्या निकाला, हमें तो निकालना ही था GDP MP, हमेशा हम तो GDP MP निकालते हैं। अब क्या निकालना है मुझे वास्तव में आंसर, GDP FC बराबर, ये निकालना है किसकी हेल्प से निकालूं, GDP MP की हेल्प से। GDP MP, ग्रोस से ग्रोस कोई दिक्कत नहीं है, D से D कोई दिक्कत नहीं है, P से P कोई दिक्कत नहीं है, MP से FC क्या रिलेशन, NIT का, माइनस NIT कर दूं, निकल जाएगा, बन गया फॉर्मूला। तो GDP FC बराबर हो गया GDP MP कितना, 19,000 माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये सारे फॉर्मूले पहले बात हो गई थी। NIT कितना हो जाएगा बेटा जी, बोलो। NIT का फॉर्मूला था, इन दोनों को जोड़ दो, बाज़ार में आने से पहले ये दोनों टैक्स लगेंगे ना, उत्पादन शुल्क और कौन सा, बिक्री कर। तो माइनस कर दूं, उत्पादन शुल्क कितना 2500 प्लस NIT 3500, इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस करना है। तो ये हो गया 19,000 माइनस कितना हो गया 6,000। तो GDP FC हो गया, GDP FC बराबर कितना 13,000, और हमसे पूछा है GVA FC, तो एक बार यहाँ पे लिख दो GVA एट FC, एक ही तो बात है, दोनों एक ही तो बात चीज़ हैं, इज इक्वल टू रुपये 13,000 आ गए। जो यहाँ पे ऊपर कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा, लाख करोड़, है ना, कहाँ पे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बात करूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाख करोड़, तब आप क्या लिख देंगे यहाँ, रुपए लाख करोड़, जो भी टर्म लिखी हुई है, केवल लाख लिख रहा है लाख लिख दो, करोड़ लिख रहा है करोड़ कर दो। ठीक हो गई बात। चलिए जी, दूसरी विधि करें, दूसरी विधि नहीं, आज मेरे ख्याल से इतना ही छोड़ दें, पहले इसी को उत्पाद विधि के ही क्वेश्चन आप करके देखें। आज आपकी स्टार्टिंग है तो आज लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उत्पाद विधि में ये दूसरी विधि जो है ये फिर इसको फिनिश करने में आधा पौना घंटा लग जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो आज इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए ठीक है बेटा जी, आपने उम्मीद है ठीक से बातें समझ आ गई होंगी, और एक बार में समझना है, एक बार दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मैं समझा दूंगा, समझ आनी चाहिए कुल मिला के। चलिए ठीक है, आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, ओके बाय।